वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। व्हाट बेटा? वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। वेरिफिकेशन हम पहले देख चुके हैं। सो इन वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्स्ट वी हैव टू टेक बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। सो ऑडिटर को बेसिस ऑफ वैल्यूएशन क्या करना है बेटा? प्रॉपर एंड रिकॉग्नाइज बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑडिटर मस्ट टेक, राइट? प्रॉपर एंड रिकॉग्नाइज, जो भी बेसिस रहेगा दैट शुड बी प्रॉपर एंड रिकॉग्नाइज। बट इन बेसिस ऑफ वैल्यूएशन दैट इज इट शुड बी प्रॉपर एंड रिकॉग्नाइज वेदर मशीनरी परचेज्ड और फैब्रिकेटेड। उसके लिए जो भी आपने बेसिस ऑफ वैल्यूएशन लिया दैट शुड बी प्रॉपर एंड रिकॉग्नाइज एज पर द अकाउंटिंग रूल्स, प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स, राइट? उसमें भी आपको देखो 3 सब पॉइंट्स मिलेगा। फर्स्ट वन इज व्हाट? बुक वैल्यू। व्हाट यू विल गेट? फर्स्ट वन बुक वैल्यू, सेकंड वन कॉस्ट एंड थर्ड वन डेप्रिसिएशन। ठीक है, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन करने के लिए आपको 3 सब पॉइंट्स रहेंगे, बुक वैल्यू, कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन। Okay, so in book value what will be there? So plant and machinery should be shown at book value and not the market or realizable value. See, plant and machinery का जो भी वैल्यू रहेगा ना बेटा, वो आप बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पे शो करोगे। At which value? बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू पे शो नहीं करना है, राइट है? और बुक वैल्यू होता क्या प्लांट एंड मशीनरी का? उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितना भी कॉस्ट लगा है उस मशीन को बनाने में या परचेस करने में, जो भी कॉस्ट गया है, ओरिजिनल कॉस्ट, राइट? सो हिस्टोरिकल कॉस्ट जो भी गया है आपका, और द न्यू वैल्यू आफ्टर रीवैल्यूएशन, या तो रीवैल्यूएशन के बाद जो न्यू वैल्यू आई है उस वैल्यू पे आपको रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट। अब आखिर ये कॉस्ट क्या है बेटा? कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज और फैब्रिकेशन बता दिया मैंने आपको, कि अगर बनाने में जो भी कॉस्ट लगा है या फिर आपने उसको परचेज किया है उसका जो भी कॉस्ट लगा है, that will be what? Cost of purchase और fabrication। ठीक है, मालूम पड़ा? तो अगर समझो उसको बनाया है, अगर मशीनरी फैब्रिकेट किया है by the concern itself, so auditor should obtain a certificate from an expert valuer or a chartered engineer regarding the cost of fabrication। तो अगर मशीन बनाया है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम एन एक्सपर्ट, रिलाई ऑन एक्सपर्ट, बराबर है? एक्सपर्ट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भाई इसका कॉस्ट ऑफ फैब्रिकेशन क्या है, मालूम पड़ा कि नहीं? सो सर्टिफिकेट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ परचेज और फैब्रिकेशन याद रखना। जॉइंट परचेज क्या दिया बेटा? जॉइंट परचेजेस मींस इफ सेवरल असेट्स आर परचेज जॉइंटली, अगर कुछ असेट्स, सेवरल असेट्स आर परचेज जॉइंटली, सो द कॉस्ट शुड बी डिवाइडेड ऑन सम रीजनेबल बेसिस। अगर काफी सारे असेट्स आपने जॉइंटली परचेस किया है तो कॉस्ट को आपको एक रीजनेबल बेसिस पे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, राइट है? मालूम पड़ा? उसके लिए आपको वैल्यूअर का रिपोर्ट भी लेना पड़ेगा, दैट्स इट। तो वो सब देखना है, मतलब बेसिस ऑफ वैल्यूएशन प्रॉपर होना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी का जो बेसिस ऑफ वैल्यूएशन है दैट शुड बी प्रॉपर, राइट है कि नहीं? रिपेयर्स, अब ऑडिटर शुड स्क्रूटिनाइज द रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। ऑडिटर शुड scrutinize the repairs and renewals account. Any expenditure on improvement or increasing the capacity of machineries should be capitalized. अभी देखो रिपेयर नॉर्मली क्या होता है आपका? रिपेयर किधर चार्ज करते हो आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट? रिपेयर आपका क्या होता है? नॉर्मल एक्सपेंडिचर हो गया। बट अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर ऐसा किया है जो मशीनरी की इंक्रीजिंग मींस कैपेसिटी इंक्रीज करता है, any expenditure on improvement or increasing the capacity of the machinery, that should be capitalized, that you have to remember it, बराबर है? मतलब ऑडिटर को ये सब ध्यान देना है बुक वैल्यूएशन, मतलब बेसिस ऑफ वैल्यूएशन में, राइट? सो कॉस्ट ऑफ परचेज और फैब्रिकेशन, जॉइंट परचेज, रिपेयर्स, देन व्हाट बेटा? इंटरेस्ट। व्हाट? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट में क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन टू परचेज और फैब्रिकेट द मशीनरीज। अब मशीनरी खरीदने के लिए या बनाने के लिए, बराबर, आपने जो भी लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट तो गया होगा, यस और नो? अब मशीनरी परचेज करने के लिए या फिर आपने मशीनरी को फैब्रिकेट बनाने के लिए, आपने, हो सकता है आपके पास पैसा ना रहे तो आपने लोन लिया रहे, तो लोन के ऊपर क्या भरना पड़ता है आपको? इंटरेस्ट, है कि नहीं? सो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेज और फैब्रिकेट द मशीनरीज up to the date of what? Up to the date of completion of the project should be included in the cost of machinery। मतलब जो भी आपने लोन लिया है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट जा रहा है
वो इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मशीनरी बनाने तक जितना भी आपका इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है, जो प्रोजेक्ट है आपका वो कंप्लीट होने तक जितना भी आपका इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है, दैट शुड बी द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, वो मशीनरी के कॉस्ट में आना चाहिए। बराबर, एक बार मशीनरी रनिंग चालू हो गया तो उसके बाद जो इंटरेस्ट पे करोगे वो नहीं, बट अप टू द कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट, दैट मशीनरी का जब तक कंप्लीशन बन के तैयार नहीं हुआ है तब तक जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, समझा। सो याद रखना बेटा, क्या है बेटा, आपको कॉस्ट में देखो, कॉस्ट में भी आपको 4 सब पॉइंट्स आर देयर, इन कॉस्ट आल्सो देयर आर 4 सब पॉइंट्स। व्हाट आर दे? कॉस्ट ऑफ परचेज और फैब्रिकेशन, परचेज मतलब आप बाहर से खरीद लोगे, कोई टेंशन है, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फैब्रिकेशन मतलब आप खुद बना रहे हो, अपने कंपनी के अंदर ही बना रहे हो, ठीक है। जॉइंट परचेजेस है, रिपेयर्स है, इंटरेस्ट है, राइट। देन आ जाओ, अब ये तो कॉस्ट का पॉइंट हो गया, किसका पॉइंट हो गया बेटा? कॉस्ट का। अब नाउ आफ्टर कॉस्ट, नाउ सी, देखो बेसिस ऑफ वैल्यूएशन में बुक वैल्यू देख लिया आपने, आपने कॉस्ट देख लिया, ठीक है। नाउ डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो प्लांट एंड मशीनरी शुड बी डेप्रिशिएटेड एट अ रीजनेबल रेट। प्लांट एंड मशीनरी जो भी होगा ना बेटा, दैट शुड बी डेप्रिशिएटेड एट अ रीजनेबल रेट, एक रीजनेबल रेट पे वो डेप्रिशिएट होना चाहिए। इन केस ऑफ कंपनी, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, दैट्स इट। सो प्लांट एंड मशीनरी शुड बी डेप्रिशिएटेड, जो भी रीजनेबल रेट है उस पे आपको प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन लेना है, दैट इज व्हाट प्लांट एंड मशीनरी शुड बी डेप्रिशिएटेड एट व्हाट रीजनेबल रेट। इन केस ऑफ अ कंपनी, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी, अगर कंपनी है उसका प्लांट एंड मशीनरी है तो उस केस में जो भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द व्हाट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, दैट्स इट, क्लियर। सो देखो ये सारे पॉइंट्स आपके क्या है बेटा, दीज ऑल आर बेसिस ऑफ वैल्यूएशंस के अंदर आपको ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं बेटा, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन में, बुक वैल्यू, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, रिमेंबर इट। सो दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो after first point, that is basis of valuation, second point is what? Revaluation. So in case revaluation में क्या बेटा, in case plant and machinery are revalued, what बेटा, in case plant and machinery are revalued, तो auditor has to check the following points. अगर plant and machinery revalued हो रहा है तो auditor को check करना पड़ेगा following points, and what are those points? First one, what बेटा? Basis. What first point is what? Basis. Means auditor has to check that the basis of revaluation, जो revaluation का basis है, basis वो proper होना चाहिए, समझा। So auditor has to check that the basis of revaluation is proper, जो भी आपने बेस लिया है वो proper होना चाहिए, recognize होना चाहिए, बराबर है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, रूल्स जो भी है, प्रिंसिपल्स उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब अकाउंटिंग में देखो, अकाउंटिंग में अब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम लोग, ऑडिटर शुड सी दैट द चेंज इन वैल्यूज, ऑडिटर को क्या देखना है कि जो भी चेंज हो रहा है इन वैल्यूज में इज अकाउंटेड इन द बुक्स प्रॉपरली। भाई जो भी वैल्यू में चेंज हो रहा है, मशीनरी का जो रीवैल्यूएशन हो रहा है, इधर इंक्रीज बढ़ रहा होगा या तो इधर वैल्यू क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा या तो डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो उसको प्रॉपरली आपको अकाउंट करना है। अब जैसे ले लो, अगर इंक्रीज हुआ इन वैल्यू, मशीनरी की जो मशीनरी की वैल्यू है अगर वो इंक्रीज होती है ड्यू टू रीवैल्यूएशन, जो कि आप करते हो ना बेटा फाइनल अकाउंट में, ठीक है, अकाउंट में करते हो कि नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनल अकाउंट पार्ट में मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई तो क्या करते हो आप, ऐड कर देते हो, ऐड एप्रिसिएशन करके या रिवैल्यूएशन लिख के, ठीक है, ऐड कर दोगे और दूसरा इफेक्ट किधर दिखा देते हो, वो आपके लिए एक तरह से रिवैल्यूएशन रिजर्व टाइप हो गया, बराबर है, रिवैल्यूएशन रिजर्व जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं, है कि नहीं। बट इधर क्या करना, देखो इंक्रीज अगर होगा इन वैल्यू ड्यू टू रिवैल्यूएशन, ड्यू टू व्हाट, रिवैल्यूएशन की वजह से अगर इंक्रीज हो रहा है, ध्यान देना, इसकी वजह से अगर इंक्रीज इन वैल्यू ड्यू टू रिवैल्यूएशन हुआ तो दैट शुड बी डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। अरे भाई डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करोगे तो मशीन की वैल्यू बढ़ेगी, याद रखना हमेशा, समझा। क्यों, मशीन क्या है, प्लांट एंड मशीनरी क्या है बेटा, अपना फिक्स एसेट है,
असेट है, और असेट का कौन सा बैलेंस होता है बेटा? डेबिट बैलेंस। असेट का कौन सा बैलेंस होता है बच्चा लोग? डेबिट बैलेंस, समझा? और अगर डेबिट करोगे तो उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी ना, असेट में और डेबिट होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। हाँ, क्रेडिट होगा तो वैल्यू डिक्रीज होगी, राइट? जिसका डेबिट बैलेंस है उसमें अगर डेबिट और दिखाओगे आप तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होती है ना बेटा, राइट? सो इंक्रीज इन वैल्यू, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता, इंक्रीज इन वैल्यू ड्यू टू रीवैल्यूएशन शुड बी डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट कर दिया मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, राइट? और डेबिट करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, दैट्स इट। और जो भी रीवैल्यूएशन से जो वैल्यू इंक्रीज हुई है उसको आपने क्रेडिट कर दिया रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में, कि भाई इतना रीवैल्यूएशन की वजह से अपने को रिजर्व मिल गया, बराबर है, वैल्यू इंक्रीज होने से। और ये रिवैल्यूएशन रिजर्व आप इन फ्यूचर यूज कर सकते हो, किसके लिए? वही मशीनरी से रिलेटेड अगर कुछ डिक्रीज होता है तो, बराबर है, या फिर इन अदर केस मशीनरी के लिए ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है? सो अभी देखो, रीवैल्यूएशन रिजर्व पहली बात तो क्या होता है कि इज नॉट अवेलेबल फॉर, ये डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते आप। जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है उसका प्रॉपरली प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है तो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड ही आप यूज करोगे, बट इट्स नॉट अवेलेबल फॉर व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होता, याद रखना, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होता। मतलब अगर कंपनी को डिविडेंड पे करना है तो क्या करती है? अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से यूज करती है, बट ये रीवैल्यूएशन रिजर्व, अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब वही रिजर्व एंड सरप्लस में से यूज करेंगे, बट रिजर्व एंड सरप्लस में रीवैल्यूएशन रिजर्व जो रहेगा ना, दैट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। वो आप यूज नहीं कर सकते, बराबर है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकते, वेदर इट इज इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, वेदर इट इज इंटरिम और फाइनल, बराबर है? इंटरिम मतलब जो बीच में डिविडेंड मिलता है आपको, ठीक है? मतलब बड़ा कंपनी को अच्छा बेनिफिट हुआ है तो वो इंटरिम डिविडेंड दे देती है, ठीक है? सो ऑन द अदर हैंड, और डिक्रीज इन वैल्यू तो आप लोग हमेशा करते आ रहे हो, फाइनल अकाउंट में यही दिखता है आपको सिर्फ। अगर वैल्यू डिक्रीज होता है तो क्या करते हो आप? प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस कर दोगे। अब माइनस करोगे मतलब क्या? अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको? क्रेडिट कर दिया। कौन से हिसाब से? प्लांट एंड मशीनरी का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट ना। प्लांट एंड मशीनरी असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट करोगे तो इंक्रीज होगा, क्रेडिट करोगे तो डिक्रीज होगा, बस खत्म, ठीक है? तो इसलिए अगर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हुई तो उसको डिक्रीज करने के लिए क्या करना है? आपको क्रेडिट कर देना, तो ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा। और आप अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो अपने लिए लॉस है, बराबर, एक तरह से, राइट? तो वो जो डिक्रीज इन वैल्यू है उसको आप किधर डेबिट कर देते हो? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे दिखा देते हो, बराबर है कि नहीं? टू डेप्रिसिएशन करके, सिंपल, राइट? सो ये सब अकाउंटिंग उसको देखना है कि प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? कि अगर डिक्रीज हुआ वैल्यू में तो उसने क्या किया है? प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस कर दिया, माइनस कर दिया मतलब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में से क्रेडिट कर दिया है, ठीक है? और डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, दैट्स इट। डिस्क्लोजर में भी आपको ऑडिटर हैज टू इंश्योर दैट द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिस्क्लोजर इन फाइनल अकाउंट रिगार्डिंग रीवैल्यूएशन आर फॉलोड। रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आपने फाइनल अकाउंट में शो किया है कि नहीं, डिस्क्लोज किया है कि नहीं, वो सब देखना है। तो आपने वो बेसिस और अकाउंटिंग में देख ही लिया, उसके हिसाब से ऑडिटर को देखना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, दैट्स इट। नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज। वैल्यूएशन का थर्ड पॉइंट है आपका फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब अगर फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है, मतलब आपने बाहर से कोई मशीन खरीदी है, बराबर है, तो अगर कुछ भी फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व हो गया तो याद रखने का कि ऑडिटर को ये ध्यान देना है कि वो जो अमाउंट्स है वो रुपीज में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं, इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है? सो इन केस फॉरेन एक्सचेंज इज इन्वॉल्व, ऑडिटर शुड सी दैट द अमाउंट्स आर कन्वर्टेड इन रुपीज, कन्वर्टेड इनटू रुपीज इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है? तो ऑडिटर को वो ध्यान देना है कि अमाउंट्स कन्वर्ट हुआ है कि नहीं, ठीक है? उसके बाद अमाउंट कन्वर्ट हुआ है इन रुपीज में, अभी डॉलर से रुपीज में, समझो डॉलर में अपने परचेज किया था तो डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं, इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है? करेक्ट कंप्यूटेशन होना चाहिए। ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मींस अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन वो करेक्ट होना चाहिए, राइट? कंप्यूटेशन करेक्ट होगा। डिस्क्लोजर में तो देख ही लिया, प्लांट एंड मशीनरी आपका क्या है बेटा? फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट मतलब ये आपका नॉन करंट एसेट हो गया, तो इसको आपको फाइनल अकाउंट में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट में भी क्या रहेगा? कौन सा हेडिंग, सब हेड कौन सा रहेगा?
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. इन प्लेस ऑफ फिक्स एसेट व्हाट यू हैव टू राइट? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. फिक्स एसेट दिमाग में रखो, पहले फिक्स एसेट ही लिखते थे बट अभी चेंज हुआ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. अब फाइनल अकाउंट जब भी करोगे ना आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फिलहाल अभी तो नहीं है, नेक्स्ट ईयर आएगा एसवाई में, ठीक है. तो उसमें आपको जो वर्टिकल आएगा ना बेटा, वर्टिकल बैलेंस शीट, कंपनीज प्रोविजंस, जो कंपनी का एक्ट है 2013 के हिसाब से, उसमें आपको नॉन करंट एसेट में क्या लिखना पड़ेगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अलग है, समझा? उसका वर्टिकल बैलेंस शीट डिफरेंट होता है, दैट इज फॉर एनालिसिस पर्पस के लिए, ठीक है. चलो, सो नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. उसके अंदर ये आपका क्या है? टेंजिबल एसेट्स. क्या बेटा? टेंजिबल एसेट्स, ठीक है. तो इसको कैसे डिस्क्लोज करना है आपको? रिवाइज शेड्यूल 3 के हिसाब से नॉन करंट एसेट, उसमें भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड उसमें भी आपका टेंजिबल एसेट्स. दैट्स इट. क्लियर? फिर क्या देखना है? इवेंट्स जो भी हुए हैं आफ्टर बैलेंस शीट डेट. व्हाट बेटा? इवेंट्स आफ्टर व्हाट बेटा? बैलेंस शीट डेट मींस auditor should ascertain whether any event after the date of balance sheet has affected the value of any fixed assets including plant, जो भी plant and machinery as at the year end. तो इवेंट जो भी आफ्टर बैलेंस शीट डेट का जो भी इवेंट हुआ है उस पे भी ऑडिटर को फोकस करना है और देखना है कहीं ऐसा कोई इवेंट तो नहीं हुआ है आफ्टर बैलेंस शीट डेट जिसने अफेक्ट किया है वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड असेट्स इंक्लूडिंग प्लांट. हो सकता है कोई भी इवेंट हुआ रहे उसकी वजह से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू पे कुछ भी अफेक्ट हुआ है क्या? तो इवेंट जो भी है आफ्टर बैलेंस शीट डेट उसको ध्यान देना है, उसकी वजह से कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा है, एवरीथिंग. और ये सब पॉइंट देखो, ये इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट आपको कॉमन ही मिलता है, पहले से भी पढ़ते आ रहे हो क्योंकि पहले से बताया. तो ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं. क्या क्या हो गया? देखो, वैल्यूएशन करते टाइम पे बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, फिर उसके बाद क्या देखना है? सेकेंड वन रीवैल्यूएशन, थर्ड वन फॉरेन एक्सचेंज, फिर उसके बाद आपका करेक्ट कंप्यूटेशन, डिस्क्लोजर, और लास्ट में इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए बेटा, अच्छे से याद रखें. बिल्डिंग, वेरिफिकेशन ऑफ लैंड इन बिल्डिंग. अब इसमें जो पॉइंट्स है वो सब आप पहले स्टार्टिंग से पढ़ चुके हो. क्या फर्स्ट पॉइंट क्या आपको अब वेरीफाई करना है? अगर ऑडिटर को शुड वेरीफाई लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज प्रॉपर्टी, तो उसको क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहला उसको रिकॉर्ड वेरीफाई करना पड़ेगा. नॉर्मल सी बात है, एग्जामिन करेगा वो रिकॉर्ड्स को इंक्लूडिंग द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, जो कि आपने पहले भी देखा है, कितना ओपनिंग बैलेंस है, कितना एडिशन हुआ है, कितना राइट ऑफ्स हुआ है, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, एवरीथिंग रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज. सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेगा मैनेजमेंट से कि उसने सब कुछ प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है कि नहीं, दैट द बुक्स हैव रिकॉर्डेड ऑल द प्रॉपर्टीज सोल्ड, रिटन ऑफ या स्क्रैप, राइट. तो जो भी है मतलब बुक्स ने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, क्या कितना प्रॉपर्टी सोल्ड हुआ है, कितना आपने हटाया है, एवरीथिंग. ठीक है, सो रिकॉर्ड वेरीफाई करेगा. फिर वेरीफाई द एग्जिस्टेंस मतलब वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा. क्या करने का? फिजिकल वेरिफिकेशन, जो कि आप पहले भी देख चुके हो, फिजिकल वेरिफिकेशन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, देखो ये सारे पॉइंट्स आपने पीछे पढ़ा है ना, वेरीफाई द रिकॉर्ड्स, वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, सब देख रहे हो. कॉमन पॉइंट पहले से पता है कि ये काफी बार रिपीट होगा आपको, सिर्फ जो मेन हेडिंग्स है वो चेंज करना है उससे रिलेटेड. सो वेरीफाई द रिकॉर्ड्स, वेरीफाई द एग्जिस्टेंस. फिर अब इधर वेरीफाई करना पड़ेगा ओनरशिप. वो लैंड एंड बिल्डिंग आपके ओनरशिप में है क्या? पर ओनरशिप में है क्या? अब ओनरशिप के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टाइटल डीड एग्जामिन करना पड़ेगा. मतलब वो टाइटल डीड आपके नाम पे है क्या, आपका ओनरशिप है क्या उसके ऊपर, राइट है. स्टैम्प ड्यूटी चेक करेगा, रजिस्ट्रेशन चेक करेगा. अगर वो बिल्डिंग बनाया है तो उसका कंप्लीशन, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, ऑक्यूपेशन जो भी है, अगर वो कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्यूपेशन, राइट, या अनदर जो भी अदर म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स है रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, वो सब चेक करेगा. बराबर है. ओनरशिप के लिए एवरीथिंग ऑडिटर विल गोइंग टू चेक. टाइटल डीड, रजिस्ट्रेशन, ओसी, सर्टिफिकेट ऑफ सीसी, सब चेक करेगा, राइट है कि नहीं. सो उसके बाद क्या? लोन डॉक्यूमेंट चेक करेगा. एग्जामिन द लोन डॉक्यूमेंट. कहीं वो प्रॉपर्टी आपने लोन पे तो नहीं लिया है, लोन पे लिया तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स क्या है, पड़ा कि नहीं, या फिर वो प्रॉपर्टी कहीं आपने मॉर्गेज तो नहीं रखा. एवरीथिंग लोन डॉक्यूमेंट होगा तो हो सकता है ना रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड या शेयर होल्डर मीटिंग टू सी इफ एनी प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज, तो लोन डॉक्यूमेंट देखेगा. डायरेक्ट कंफर्मेशन लेगा, बराबर. ऑब्टेन डायरेक्ट कंफर्मेशन इन केस द टाइटल डीड्स आर हेल्ड बाय अदर पर्सन सच एज सॉलिसिटर और बैंकर्स थ्रू अ रिक्वेस्ट साइंड बाय द क्लाइंट. ठीक है,
अब देखो डायरेक्ट कंफर्मेशन भी लेगा, वो क्या करेगा, डायरेक्ट कंफर्मेशन। ठीक है, अभी आपका जो टाइटल डीड है समझो बैंक के पास है, क्यों है बैंक के पास, कुछ मॉर्गेज किया होगा, लोन लिया होगा, तो वो सब कुछ वो क्या करेगा बेटा, वेरीफाई करेगा। ओनरशिप के लिए उसको सब कुछ देखना पड़ेगा, याद रखना, राइट है। सो वेरीफाई द ओनरशिप, जिसके लिए टाइटल डीड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका ओनरशिप है क्या, आपके नाम से ये है, मतलब कंसर्न के नाम से है कि नहीं, एवरीथिंग, कहीं उसके ऊपर कुछ मॉर्गेज तो नहीं है। और जो भी म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स है, जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, एवरीथिंग he will going to verify, he will going to check. Now वैल्यूएशन चेक करेगा कि प्रॉपरली वैल्यूड है कि नहीं, एज पर द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, प्रोफेशनल प्रोनाउंसमेंट के हिसाब से प्रॉपरली वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं। अब वो ओरिजिनल कॉस्ट जो रहेगा उसके बेसिस पे वैल्यूएशन होना चाहिए। अब उस ओरिजिनल कॉस्ट में प्रॉपर्टी के स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, रजिस्ट्रेशन चार्जेस सब कुछ इंक्लूड होगा ना बेटा, है कि नहीं, मालूम पड़ा, क्लियर। डेप्रीशिएशन कॉस्ट में तो आएगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। अब वो कॉस्ट में आप डेप्रिसिएशन ऐड करेगा, नहीं रे बाबा, डेप्रिसिएशन अलग से दिखाते हो ना, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो बात की बात है, जब वो प्रॉपर्टी यूज करेगा तो उसके बाद जो भी बिल्डिंग्स पे जो डेप्रिसिएशन होता है उसको बाद में दिखाते हो। अब वैसे ही वो कॉस्ट में डेप्रिसिएशन, ये कौन सा लॉजिक है, ठीक है, कि कॉस्ट है बिल्डिंग का 10 लाख, उसमें डेप्रिसिएशन 1 लाख हुआ है तो 11 लाख, ऐसा थोड़ी चलता है कुछ भी, मतलब, ठीक है। सो रीवैल्यूएशन पूरा वेरीफाई करेगा, एक्सपर्ट का एडवाइस लेगा, तो वैल्यूएशन पूरा चेक करेगा, और जो भी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से पूरा कॉम्प्लाई हुआ है कि नहीं वो सब चेक करेगा। डिस्क्लोजर में आपको पता ही है भाई, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है आपका, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट में भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें भी टेंजिबल असेट्स में आपको दिखाना है, तो ये डिस्क्लोजर है क्या बेटा, डिस्क्लोजर क्या, नॉन करंट असेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें टेंजिबल। अब सेम आपको किसका करना है, सिर्फ फर्नीचर एंड फिक्चर्स, सारे पॉइंट सेम है, सिर्फ फर्नीचर एंड फिक्चर्स आ जाएंगे इधर। तो क्या बोल रहा है पहला, वही वेरीफाई द रिकॉर्ड्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स के लिए भी आपको रिकॉर्ड वेरीफाई करने पड़ेगा। फिक्स एसेट रजिस्टर चेक करो, ओपनिंग बैलेंस कितना एडिशन किया है, कितना राइट ऑफ किया है, एवरीथिंग। एग्जिस्टेंस मतलब वो खुद फिजिकली वेरिफिकेशन करेगा, ऑब्जर्व द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ दैट फर्नीचर एंड फिक्चर्स, राइट है, बुक रिकॉर्ड चेक करेगा, मालूम पड़ा कि नहीं, वेरीफाई करेगा, तो एग्जिस्टेंस है कि नहीं उसका, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एवरीथिंग ही और शी विल गोइंग टू चेक, तो वेरिफिकेशन करेगा। ओनरशिप देख लिया आपने पहले भी, ओनरशिप चेक करेगा मतलब क्या, अब इसमें क्या, ओनरशिप मतलब एग्जामिन द परचेज इनवॉइस, फ्रेट बिल्स, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन चार्जेस रिलेटिंग टू फर्नीचर, तो वो बिल चेक करेगा, परचेज इनवॉइस चेक करेगा कि आपके नाम पे ही है कि नहीं, आपका ही फर्नीचर है कि नहीं, आपका ओनरशिप है कि नहीं, एवरीथिंग। लोन डॉक्यूमेंट्स वो सब चेक करेगा, डायरेक्ट कंफर्मेशन लेगा। अब वो फर्नीचर को आपने मॉर्गेज पे तो नहीं रखा है, तो इधर सिर्फ फर्नीचर एंड फिक्चर से रिलेटेड आ जाएगा, राइट। उसके बाद ओनरशिप वेरीफाई करने के बाद वैल्यूएशन चेक करेगा कि प्रॉपर वैल्यूएशन होना चाहिए, राइट, वैल्यूड एंड डेप्रिशिएटेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोफेशनल प्रोनाउंसमेंट एंड प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। प्रॉपर वैल्यूएशन होना चाहिए, जो भी कॉस्ट है वो कॉस्ट आपको रिकॉर्ड करना है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से कॉम्प्लायंस है वो फॉलो करना है इन वेरीफाई, इन व्हाट, वैल्यूएशन के टाइम पे। और डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब वही सेम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डिस्क्लोजर अपना फाइनल अकाउंट में किधर आएगा, नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या हो जाएगा बेटा, ये किधर आएगा, टेंजिबल असेट्स में, गॉट। सो ये सारे पॉइंट्स आपके कॉमन पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। देखो दोनों में सेम यूज हो रहा है कि नहीं, क्या, वेरीफाई द रिकॉर्ड्स, एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर, तो याद रखना क्या क्या बोला मैंने, वेरीफाई द रिकॉर्ड्स, एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर, तो ये पांचों पॉइंट आपको लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिक्चर्स दोनों में सेम मिलेगा, तो अच्छे से रिवाइज